कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। अमेरिका ने पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है। ये बात कोई और नहीं कह रहा है, खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं, वो भी नेशनल असेंबली में। इस तरह भारत में लोकसभा होती है, वहाँ पे नेशनल असेंबली है। ख्वाजा यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान की संसद के अंदर सब कुछ खुलकर बोला है। ये बातें नई नहीं है, इसे जानता तो हर सियासतदान है, बस ऐसे खुलकर बोलता नहीं है, अपनी फजीहत खुद नहीं पालता। लेकिन जहाँ ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका का नाम लिया, वहाँ वो अपने दूसरे हमदर्दों को भूल गए, चाहे चीन हो या अरब देश। इन सब ने ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान का बखूबी इस्तेमाल किया, और बदले में पाकिस्तान को क्या मिला? पैसा और हथियार, लेकिन इसके साथ ही आया अरबों का कर्ज और दूसरे देशों पे निर्भरता। तो पाकिस्तान अपने साथियों के लिए सिर्फ टॉयलेट पेपर बनकर कैसे रह गया, जिसे समय समय पर इस्तेमाल करके फेंक दिया गया? आज इसको डिकोड करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP, रजनीगंधा and ITEL। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। ये तस्वीर देखिए, ये 2019 का वाकया है। गूगल पर बेस्ट टॉयलेट पेपर सर्च करने पर पाकिस्तान के झंडे की तस्वीरें आ रही हैं। बीबीसी के मुताबिक 2019 में पुलवामा पर हुए आतंकी हमले के बाद इसके विरोध में कुछ लोगों ने गूगल पर ये बदलाव प्रोत्साहित किए थे, इंडोर्स किए थे। कट टू 2025। एक और तस्वीर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में खड़े हैं। बगल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। हाथ में है एक ब्रीफ केस, इसमें पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स रखे हुए हैं, जिन्हें देखकर ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं। अब अक्टूबर में पाकिस्तान के अपर हाउस सीनेट से आया ये बयान सुनिए। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफ केस में रेयर अर्थ? व्हाट जोक! ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफ केस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। नेताजी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा हो। और आज रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो जंग लड़ी थी, धर्म के लिए नहीं, अमेरिका के लिए थी। कैसे? कहानी से समझते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने अपने गठन के साथ ही भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मान लिया था। विदेश नीति से लेकर डिफेंस पॉलिसी तक सब कुछ उसी हिसाब से लिखा जाने लगा था, क्योंकि उसको कश्मीर पे हक चाहिए था, उसको हथियाना था। इसके लिए पाकिस्तान ने अमेरिका को एक बड़े भाई की तरह देखा, जो उसे हथियार से लेकर पैसे तक सब दे सकता था। लिहाजा पाकिस्तान ने सुरक्षा और सेना के मामलों में अमेरिका का साथ पकड़ लिया। अमेरिका को पाकिस्तान में एशिया का वो साथी दिखा जिसका इस्तेमाल सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए किया जा सकता था। शुरुआत 1956 में हुई। पाकिस्तान ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को पेशावर में अपना U-2 जासूसी बेस बनाने की इजाज़त दे दी, ताकि वहाँ से सोवियत संघ की हरकतों पे नज़र रखी जा सके। 1959 उसमें एक और समझौता हुआ, जिससे वाशिंगटन को पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं तक सीधी पहुंच मिल गई। लेकिन इस दोस्ती की एक सीमा थी। 1962 भारत चीन युद्ध। इस समय अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद की पेशकश की और पाकिस्तान को मना किया कि वो भारत की कमजोरी का फायदा उठाकर दूसरा मोर्चा न खोले। 1965 पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, तो उन्हें लगा कि अमेरिका उन्हें कूटनीतिक और सैन्य मदद देगा। लेकिन वाशिंगटन ने उल्टा पाकिस्तान और भारत दोनों पर हथियारों की पाबंदी यानी एम्बार्गो लगा दिया। अब आया 1979। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। वियतनाम और ईरान में मात खाने के बाद अमेरिका रूस को मजा चखाना चाहता था। इसके लिए जरिया बना पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच पड़ता है। इसलिए अमेरिका ने उसे एक तरह से बेस की तरह इस्तेमाल किया। और उस समय अफगानिस्तान में जो लड़ाके सोवियत सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें ट्रेनिंग, पनाह और हथियार पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मदद भी की। बदले में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद और हथियार मिले। 1980 से 90
1990 तक अमेरिका ने पाकिस्तान को करीब $5 अरब की सैन्य और आर्थिक मदद दी। अफगान मुजाहिदीनों की गुप्त फंडिंग भी पाकिस्तान के रास्ते ही होती थी। उस वक्त पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल जियाउल हक का कब्जा हुआ करता था। उन्होंने अमेरिका से मिले रसूख का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ने और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को तेज करने के लिए किया। अमेरिका ने इसे तब तक बर्दाश्त किया जब तक सोवियत सेना अफगानिस्तान में थी। जैसे ही सोवियत सेना वहां से हटी, अमेरिका की दिलचस्पी खत्म हो गई, मदद रोक दी गई, पाबंदियां लगा दी गई और अमेरिका भारत के करीब जाने लगा, यानी टॉयलेट पेपर बन चुका था। अमेरिका को पाकिस्तान की दोबारा जरूरत पड़ी 2001 में। 11 सितंबर को जब अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में ट्विन टावर्स पे और पेंटागन पे हमला किया तो वाशिंगटन ने आतंकवाद के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। ओसामा तब अफगानिस्तान में तालिबान का मेहमान हुआ करता था, लिहाजा अमेरिका ने अफगानिस्तान का रुख किया, जिसका रास्ता पाकिस्तान से होके जाता था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में भी माना है कि अमेरिका के कड़े दबाव की वजह से पाकिस्तान को न चाहते हुए भी अमेरिका की इस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। नाटो सेनाओं को अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान एक बड़ा रास्ता और सप्लाई हब बन गया। अमेरिकी विमान पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करने लगे थे। अमेरिका जानता था कि अफगानिस्तान में युद्ध के लिए पाकिस्तान की जमीन कितनी जरूरी है, इसलिए 2002 से 2011 के बीच अमेरिकी कांग्रेस ने $18 अरब की मदद मंजूर की, जिसमें F-16 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल थे। 1998 परमाणु परीक्षण के बाद लगी पाबंदियां भी हटा ली गई थीं और कहानी फिर आगे बढ़ती है। इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था, शिक्षा और लोगों की जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दिया। बहुत पैसा सेना और सुरक्षा पे खर्च होता रहा। इसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जड़ें ही कमजोर पड़ने लगी। ज्यादातर इंडस्ट्री और मुनाफे के सोर्सेस पे फौज की मोनोपोली हो गई। इन नीतियों के असर आज भी महसूस किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई करीब 6% तक पहुंच गई है। अर्थव्यवस्था की रफ्तार यानी GDP ग्रोथ लगभग 2 से 3% के आसपास अटकी हुई है। अनाज, फल, सब्जियां और दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन मामला अमेरिका तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के ऑल वेदर फ्रेंड चीन ने भी उसका जम के फायदा उठाया है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन को दक्षिण एशिया में एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो भारत का बैलेंस करने में एक मोहरा बन सके। पाकिस्तान इसके लिए सबसे माकूल नजर आया। 1971 में इसका उदाहरण भी मिल गया जब अमेरिका और चीन के बीच पहली गुप्त बातचीत कराने में पाकिस्तान ने पुल का काम किया। तब अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की गुप्त चीन यात्रा पाकिस्तान के रास्ते ही हुई थी। उस समय पाकिस्तान चीन के लिए बहुत अहम था क्योंकि चीन दुनिया में काफी हद तक अलग थलग पड़ा हुआ था। फिर 1980 और 90 के दशक में चीन ने पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाया, उसे मिसाइल तकनीक, विमान और हथियार सब भेजा। दोनों देशों ने मिलकर 2000 के दशक में JF-17 लड़ाकू विमान का ज्वाइंट प्रोडक्शन भी किया। इससे पाकिस्तान की वायुसेना मजबूत हुई, लेकिन चीन को भी बड़ा फायदा मिला। उसने अपने हथियारों के लिए एक ग्राहक खोज लिया था और उसके डिफेंस इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलने लगी थी। चीन पाकिस्तान का फायदा सबसे साफ तरीके से उसकी लोकेशन की वजह से उठाता रहता है। नक्शा देखिए, समझ जाएंगे। चीन का शिंजियांग इलाका समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए वहां से सामान या तेल लाने ले जाने में लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा उनको। इस समस्या को कम करने के लिए 2015 में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC शुरू किया गया था। इसका मकसद था कि सड़कों, रेल और दूसरी सुविधाओं के जरिए चीन के काशगर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना। ग्वादर पोर्ट अरब सागर के किनारे है, इसलिए वहां से समुद्री रास्तों तक पहुंच आसान हो जाती है। पाकिस्तान को लगा कि चीन के साथ CPEC प्रोजेक्ट जो है उसके लिए भी गेम चेंजर होगा। चीन लगभग $60 अरब का निवेश करेगा। बड़ी बड़ी सड़कें और हाईवे बनेंगे, बिजली के नए कारखाने लगेंगे, नए उद्योग खुलेंगे और लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी। शुरुआत में कुछ फायदे दिखे भी, सड़कें भी बनी और बिजली की किल्लत थोड़ी कम हुई, लेकिन कुछ सालों बाद यह कॉरिडोर पाकिस्तान के गले की फांस बन गया, जिससे वो न उगल सकता था न निगल सकता था। वजह थी दोनों देशों के बीच हुई डील। पाकिस्तान की सरकार ने चीनी कंपनीज के साथ ऐसे समझौते किए कि अगर पाकिस्तान उन प्लांट से बिजली नहीं भी खरीदेगा तो भी उसे चीनी कंपनियों को पूरा पैसा देना पड़ेगा। इसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। इससे पाकिस्तान पे कर्ज बढ़ गया और आम जनता के लिए बिजली बहुत महंगी हो गई। CPEC से पाकिस्तान को उम्मीद थी कि लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनें चीन से ही आईं। इसके अलावा काम के बड़े ठेके भी चीनी कंपनियों को ही दिए गए। यहां तक कि चीन अपने प्रोजेक्ट्स के लिए मजदूर भी खुद ही लाने लगा, यानी इस्लामाबाद में बैठी सरकार ने लोगों को नौकरी के जो सपने दिखाए थे वो सपने ही रह गए। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था
पैसा। सीपेक प्रोजेक्ट बड़ा था तो इसमें पैसा भी ज्यादा खर्च होने लगा। पाकिस्तान ने चीन से जो उधार लिया था वो चुकाना नामुमकिन सा हो गया। अर्थव्यवस्था कमजोर होने की वजह से पाकिस्तान जो है अब किश्तें भरने के लिए भी दूसरों से उधार मांगने लगा। अलग अलग आंकलनों के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का लगभग 25 से 30 अरब डॉलर तक का कर्ज चढ़ गया। भारत वाला पहलू भी बड़ा अहम है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ संतुलन के रूप में देखता रहा है। सीपेक ने इसमें अहम किरदार भी निभाया। दरअसल सीपेक का रास्ता गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपना क्षेत्र मानता है। वहां चीन का निवेश और निर्माण भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता बन गया, क्योंकि इससे चीन की मौजूदगी उस इलाके में स्थायी होगी। यानी चीन से दोस्ती के बदले पाकिस्तान को पैसे तो मिले, लेकिन फायदा होगा हमेशा चीन का। तो क्या असल में ये देश ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं भी या नहीं, सवाल ये उठता है, और सवाल को डिकोड करेंगे हमारे एक्सपर्ट। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा रिलेशंस ट्रांजैक्शनल होते हैं। जब भी हम बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स वगैरह, हमें उसके पीछे एक बात समझनी पड़ेगी कि उनके जो देश आपस में रिश्ते बना रहे हैं, उनके अपने हित किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ट्रांजैक्शनलिज्म हमेशा रहता है। जहां तक चाइना और पाकिस्तान की बात है, तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटरेस्ट सर्व करते हैं। फर्स्टली चाइना को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि चाइना का अल्टीमेट टारगेट इंडिया है। वो पाकिस्तान के जरिए भारत के ऊपर दबाव बनाए रखना चाहता है, प्रेशर बनाए रखना चाहता है, और भारत के अंदर अंदरूनी सुरक्षा की स्थितियों में एक उपद्रव पैदा करके भारत को उसमें उलझा के रखना चाहता है। क्योंकि चाइना वर्ल्ड लीडरशिप की, एशिया की लीडरशिप की बात कर रहा है, और उसे इंडिया से एक थ्रेट फील होता है। सेकेंडली, तालिबान से जहां तक रिश्ते की बात है, तो डेफिनेटली चाइना का एक स्टेक है उसके अंदर। उसको क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह और वहां पर और भी तरह के तमाम इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की जो सारी चीजें हैं, और सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें भी, बिकॉज आतंकवाद भी चाइना के लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो उन सब के लिहाज से तालिबान के साथ उनको एक रिश्तों की जरूरत थी, जिसके अंदर पाकिस्तान ने उनका एक तरह से उनकी मदद की है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सारा फायदा चाइना को ही हुआ है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो उन्हें काफी इकोनॉमिक मदद मिल रही है, उन्हें आर्थिक मदद मिल रही है। दुनिया भर की तमाम हथियारों के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हैं, वो भी चाइना ने उनके साथ शेयर किए हैं। और जहां तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, उसके बारे में भी तरह तरह की बातें कही जाती है कि चाइना का सहयोग इनको रहा है। पाकिस्तान के हमदर्दों में अमेरिका और चीन के बाद नंबर आता है अरब देशों का, सऊदी अरब का। सऊदी अरब के पास हमेशा से पैसा तो बहुत रहा, लेकिन उसकी अपनी फौज कमजोर रही है। तो पाकिस्तान सऊदी के लिए बॉडीगार्ड बन गया। शुरुआत 1960 के दशक में अंत में हुई। नवंबर 1969 में साउथ यमन की सेना ने सऊदी अरब के सीमा से सटे शहर अल-वदीह पे हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। उस समय साउथ यमन को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था। वहां कम्युनिस्ट सरकार थी, जिसे सऊदी राजशाही अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानती थी। सऊदी अरब की अपनी वायुसेना RSAF उस समय नई थी। उसके पास पर्याप्त अनुभवी पायलट्स नहीं थे। किंग फैसल की रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने अपने पायलट भेजे। पाकिस्तानी पायलटों ने सऊदी अरब के BAC लाइटनिंग और हॉकर हंटर लड़ाकू विमानों को उड़ाया। इन पायलटों ने दक्षिण यमन की सेना के ठिकानों और सप्लाई लाइंस पे जबरदस्त बमबारी की, जिससे यमनी सेना को पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ा। कुछ ही दिनों के भीतर सऊदी अरब ने अल-वदीह पर कंट्रोल वापस ले लिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी वहां तैनात रखनी शुरू कर दी। इसमें तकरीबन 20,000 सैनिक थे। बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल और आर्थिक मदद भी दी। 2015 में जब यमन में जंग शुरू हुई, तब सऊदी चाहता था कि पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज दे। जब पाकिस्तान की संसद ने मना कर दिया, तो UAE के मंत्री ने खुलेआम धमकी दी थी कि पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत कोट अनकोट चुकानी पड़ेगी। अगस्त 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट किया, तब पाकिस्तान चाहता था कि सऊदी अरब के नेतृत्व में वाला इस्लामी सहयोग संगठन भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। सऊदी अरब ने भारत के साथ अपने मजबूत होते आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक टीवी इंटरव्यू में सऊदी अरब को सीधे चेतावनी दे दी थी। कहा कि अगर आप बैठक नहीं बुला सकते, तो मैं प्रधानमंत्री इमरान खान से उन मुस्लिम देशों की बैठक बुलाने को कहूंगा जो कश्मीर पर हमारे साथ खड़े हैं। इस बयान को सऊदी अरब ने अपनी लीडरशिप को सीधे चुनौती के तौर पे देखा। सऊदी अरब ने साल 2018 में पाकिस्तान को दिए गए $3 बिलियन के कर्ज में से $1 बिलियन तुरंत वापस मांग लिए। पाकिस्तान को यह पैसा चीन से उधार लेकर चुकाना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान को दी जाने वाली डिफर्ड ऑयल पेमेंट, यानी तेल लेकर बाद में पैसा देने की सुविधा को भी खत्म कर दिया गया। इसके अलावा जब UAE नया बना था, तो उनकी एयरफोर्स को खड़ा करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले और यहाँ तक कि जहाज उड़ाने वाले भी पाकिस्तानी पायलट सीधे अरब देशों की मदद के बदले पाकिस्तान को तेल और पैसा दोनों मिलता रहा। लेकिन पाकिस्तान ने जब उनकी लीडरशिप को चुनौती देने की कोशिश की, अरब देशों ने अपने हाथ खींच लिए। तो क्या पाकिस्तान हमेशा से सिर्फ ताकतवर देशों के लिए एक मोहरा ही रहा, या कहानी कुछ और भी हो सकती है?
हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। एक बात तो है कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो उसको स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बनाया गया तो पश्चिमी देशों का, खास तौर से ब्रिटेन का और यूएस का एक मकसद यह था कि उन्हें अपना एक फुटहोल्ड चाहिए था इस रीजन के अंदर, ताकि वो कम्युनिस्ट रशिया को कंटेन कर सके और अपना दबदबा बनाए रखें। पाकिस्तान उस कैलकुलेशन के अंदर बड़ा फिट बैठता था। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जब अफगानिस्तान के अंदर रशियंस का इन्वेजन हुआ तो पाकिस्तान की मदद से उन्होंने जो है रशियंस के खिलाफ वहां पर जंग लड़ी, मुजाहिदीन भेजे। तो ऐसा तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान बड़े बड़े पावर्स के लिए यूजफुल है से, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका पाकिस्तान का ही सबने टॉयलेट पेपर की तरह यूज किया है। देखिए, ये रिलेशन भी ट्रांजैक्शनल है। पाकिस्तान ने में भी इन लोगों को अच्छा खासा एक्सप्लॉइट किया है। जब अफगानिस्तान में के अंदर अमेरिकन जंग लड़ रहे थे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के अंदर, और पाकिस्तान कहने को उनका साथी था, और पाकिस्तान अमेरिका से तमाम तरह की कहते हैं ना मिलिट्री एड उन्होंने ली, मुशर्रफ के समय की बात कर रहा हूं मैं, और डिफेंस इक्विपमेंट्स लिए, टेक्नोलॉजी ली, लेकिन वो साथ ही साथ तालिबान को भी फंड कर रहे थे, तालिबान को सेंचुरीज दे रहे थे, और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स को बॉडी बैग्स में भेज रहे थे वही तालिबान वाले मार करके। वहां पर वो ड्रग्स का व्यापार भी कर रहे थे, और वही ड्रग्स जो है पाकिस्तान इन कोलंबियन जो ड्रग कार्टेल्स हैं, साउथ अमेरिकन ड्रग कार्टेल्स हैं, उनके द्वारा वो अमेरिका के अंदर भेज रहा था और वहां से भी पैसे कमा रहे थे। जनरल जियाउल हक के समय भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने काफी पाकिस्तान को मदद की, सीआईए ने मुजाहिदीन खड़े करने के लिहाज से, और इस पूरे प्रक्रिया के अंदर बेसिकली पाकिस्तान ने बहुत पैसा सेव किया, जिससे कि उसने टेररिज्म को फंड किया जम्मू और कश्मीर के अंदर, और अपना प्रॉफिट भी निकाला। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियां। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से में मंगलवार 10 फरवरी 2026 को गोलीबारी हुई। इस हमले में कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इसके अलावा 26 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें से 2 की हालत बेहद नाजुक है। हमलावर की पहचान अभी साफ नहीं है, जांच जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक संदिग्ध हमलावर एक महिला थी जिसने बाद में खुद को भी गोली मार ली। ये गोलीबारी टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में हुई। स्कूल की वेबसाइट के मुताबिक ये स्कूल कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों के लिए है। यहाँ कुल 175 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। शुरुआती जांच के वक्त पुलिस को 6 लोग मृत मिले। 7वें घायल व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हुई है। इसके अलावा पुलिस को टम्बलर रिज में एक घर से 2 और शव मिले। टम्बलर रिज के छात्र डेरिन क्विस्ट ने समाचार एजेंसी सीबीसी को बताया कि वो मैकेनिक्स की क्लास में थे, तभी स्कूल में लॉकडाउन की घोषणा हुई। शुरू में उन्हें लगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्हें स्कूल में हुई हिंसा की डरावनी तस्वीरें मिलने लगी। हमले के कुछ घंटों बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का बयान आया। उन्होंने कहा कि वे लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार इस भयानक त्रासदी में ब्रिटिश कोलंबिया के लोगों के साथ खड़ी है। अगली सुर्खी, जनवरी से फरवरी आ गया, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच संबंध अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कतर के अल उदीद में अमेरिका का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने यहां मिसाइलें ट्रक लॉन्चर्स में तैनात कर दी हैं। ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच ये कदम उठाया गया है ताकि हमले की आशंका के वक्त मिसाइलें कम से कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकें। पहले इस तरह की मिसाइलों को रखने के लिए एक फिक्स जगह होती थी। अल उदीद के इस सैन्य अड्डे पर फरवरी की शुरुआत में पहले से ज्यादा विमान और अन्य सैन्य उपकरण दिखे हैं। ये पिछले हफ्तों की तुलना में बढ़ोतरी है। इससे लगता है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है। इस कदम के पीछे इकलौती वजह सिर्फ सुरक्षा नहीं हो सकती, संभव है कि चेतावनी देने के लिए भी हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान पर बम से हमला करने की धमकी दी थी। ये धमकी ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर दी गई थी। ईरान पर अंदरूनी विरोध को दबाने का भी आरोप है। हालांकि युद्ध टालने के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका के सैन्य अड्डे इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान और तुर्की में भी हैं। वहीं हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में भी अमेरिकी अड्डा मौजूद है। अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई होगी। वे किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बना सकते हैं। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।